ठीक है, आज बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम बाय WSM। मतलब सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसको हमें WSM से डिज़ाइन करना है। बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे और बहुत जितना जो मैं बता रहा हूँ आप केवल उतने स्टेप्स फॉलो करते रहिए, आप एक ट्यूब में आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। बुक्स में आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे कि कहीं पे कई सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सिंगली रेनफोर्स बीम में केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा केवल 2 फॉर्मूलेज हैं, उन्हीं से आपको करना है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, कि एक हमारे पास बीम बना हुआ है सेक्शन, ये सेक्शन दिखा रहा है क्रॉस सेक्शंस ऑफ एनी बीम। इसमें कैपिटल डी है, ये ओवरऑल डेप्थ बता रहा है, जबकि स्मॉल डी को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जो ये डॉट्स बने हुए तीन, इन 3 डॉट्स को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। सामने से जब क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो ये बीम में जो सरिया पड़ी होती है वो ऐसी दिखेंगी। तो स्मॉल डी है वो सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस होती है, कहाँ से, टॉप फाइबर से। तो टॉप फाइबर ऑफ द जो बीम है वहाँ से लेके सेंटर टू द रेनफोर्समेंट को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और ये एक्स को डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस, मतलब टॉप फाइबर से हमारी न्यूट्रल एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। कहीं कहीं पे ये एन से भी डिनोट किया जाता है, तो आप नोटेशंस पे मत जाइएगा, नोटेशंस अलग बुक के अलग तरीके से होते हैं। आपके नाम से याद रखिए कि टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोलते हैं यहाँ पे, या फिर न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो दूसरा फिगर है ये है हमारे पास स्ट्रेस का डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम टॉप पे हमेशा मैक्सिमम रहेगी, जिसको हम लोग सिग्मा सीबीसी बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, न्यूट्रल एक्सिस जो डिवाइड करती है बीम को वो 2 जोन में, एक कंप्रेशन जोन और एक टेंशन जोन। तो अपर वाला पोर्शन जो है वो कंप्रेशन जोन है, और जो नीचे वाला जोन है उसको टेंशन जोन बोलते हैं। और जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई वो टेंशन जोन में है, इसलिए ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहलाती है। अभी आप आगे जब डब्ल्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्रेशन में भी जो स्टील यूज होगी तो उसको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोलेंगे। ओके, हाँ, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, स्ट्रेस जो होती है वो टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होती है और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम होती है। सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस होती है, वहाँ पे स्ट्रेस होती है 0। इसलिए जो फिगर बना हुआ है तो मैक्सिमम पोर्शन ऊपर ट्रायंगल का देखें तो वो अपर पोर्शन में है और नीचे पोर्शन में है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग परमिसिबल लिमिट ऑफ कंक्रीट। वो जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है कंक्रीट की उसको बोलते हैं सिग्मा सीबीसी। नीचे दे रखा है सिग्मा एसटी। सिग्मा एसटी क्या होती है, ये होती है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, और ये एम है, एम मॉडुलर रेशियो। तो हम लोग इक्विवेलेंट इसको सिग्मा एस टी अपॉन एम करके हमने क्या किया, इसको कंप्रेशन के इक्विवेलेंट किया हुआ है, सिग्मा सीबीसी के इक्विवेलेंट सिग्मा एस टी और एम। ये यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है अपर पोर्शन में, और नीचे फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स टॉप फाइबर से जहाँ पे लग रहा है वो उसकी डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम लोग x/3 पे लग रही है, ऊपर से h/3 पे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ट्रायंगल पोर्शन की हमारे वो कहाँ पे होती है, h/3, ठीक है, वहाँ से। तो जो पूरा डी इफेक्टिव डेप्थ तक हमारी है, तो यहाँ डी से माइनस कर देंगे x/3, तो ये हमारा टेंसाइल जोन आ जाएगा, कि टेंसाइल जोन से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी डिस्टेंस है, तो d-x/3, इसको बोलते हैं लीवर आर्म। ये चीज़ें आप बेसिक हैं, ये आप हल्का सा एक बार नॉलेज में रख लीजिए ताकि आगे यूज होगी। सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एसटी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, एम को बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। ये कैसे निकालते हैं, ये ES अपॉन EC, सॉरी यहाँ पे ES गलत लिखा, नीचे नीचे होगा EC, ठीक है, ES ऊपर रहेगा स्टील के लिए, नीचे EC कंक्रीट के लिए। अब ये अगर आपके पास ES EC नहीं दे रखा होगा तो आपको पास आप ऐसे निकाल सकते हैं 280/3 सिग्मा सीबीसी। एम होता है मॉडुलर रेशियो, जो कि ज़्यादातर यूज होगा फॉर्मूला वो होगा 280/3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। अगला आते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको एक्सी से भी डिनोट करते हैं, एनसी से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका एम सिग्मा सीबीसी सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सीबीसी इंटू का डी। आप एक काम करते रहेगा, आप एक नोट बनाते रहेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला आप ये लिखिए, एम इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। फिर अगला फॉर्मूला लिखिए एन सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन में सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सीबीसी इंटू का डी। कभी कभी ये डी एन सी के इधर भी दिया होता है, तो वो आप समझ जाएंगे। फिर क्या होता है, इसके बाद आपको फॉर्मूला फाइंड करना होता है न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज़ करेंगे bn² / 2। ये फॉर्मूला bn² / 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी ब्रैकेट में d-n। ये कहाँ से आता है, ये कंप्रेशन फोर्स और जो टेंसाइल फोर्स है दोनों को इक्वेट करते हैं जब, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए जब भी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे एक्चुअल वाली, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे bn² इक्वल टू एम ए एस टी ब्रैकेट में d-n। बी क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, और स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, ए एस टी एरिया ऑफ स्टील है यहाँ पे। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं केवल, ये याद रखिएगा।
पहला एम आर इजक्वल टू हाफ बी एन इंटू सिग्मा सी बी सी ब्रैकेट में डी माइनस एन बाई 3, और दूसरा है एम आर इजक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई 3। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करें। तो देखिए जैसे जो गिवन कंडीशंस में क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी होती हैं उसके हिसाब से हमें जो चीज़ वैल्यू पता होगी हम वो वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्टील दे रखा है और हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है हमें एम आर वाला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई 3। और दो चीज़ें और भी मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये दो फॉर्मूले बिल्कुल रट लीजिए और लिख लीजिए, फिर आपको बताएंगे ये फॉर्मूले आपको आई स्कूल में मिलेंगे या नहीं और कहाँ पे मिलेंगे। जब आप फॉर्मूले, एक चीज़ और आप याद रख ले कि टाइप्स ऑफ सेक्शन कैसे निकालते हैं। एन, आप एन को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो हम लोग फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं, बी एन स्क्वायर बाई 2 एम ए एस टी डी माइनस एन से निकालते हैं। और एन सी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे एम सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी सिग्मा सी एम सिग्मा सी बी सी इंटू का डी, यहाँ से निकालते हैं। तो हमें एन और एन सी निकालने के बाद हम क्या डिज़ाइन करेंगे कि सेक्शन हमारा बैलेंस है, अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। कभी कभी पूछ लेता है कि गिवन सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और बैलेंस, तो हम लोग यहाँ से निकाल के बता सकते हैं डायरेक्ट में। इफ़ एन ए इज इक्वल टू एन सी देन बैलेंस सेक्शन, इफ़ एन ए इज लेस देन एन सी देन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और इफ इट इज़ एन ए इज ग्रेटर देन एन सी देन इट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टाइप के बनेंगे डब्ल्यूएसएम में बीम से। कैसे? जो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ आपको सिंगली के लिए सेम चीज़ आपकी डब्ल्यू में यूज होगी, केवल फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस आपकी यही रहेगी। आपके पहला क्वेश्चन एक टाइप का आता है कि टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ डिटेल दे रखी होगी और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सी बी सी एंड सिग्मा एस टी विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर। तीसरा आता है टू डिज़ाइन द सेक्शन फॉर गिवन लोडिंग और मोमेंट। मतलब क्वेश्चन में या तो मोमेंट दे रखा होगा या फिर कोई लोडिंग कंडीशन दे रखी होगी, तो उसके हिसाब से हमें सेक्शन को डिज़ाइन करना है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है अगर देखा जाए तो डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन में हमें अपने आप से ही करनी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं टाइप फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या होगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी होंगी। क्वेश्चन में बी और डी दे रखा होगा, आपको बी और इफेक्टिव डेप्थ दे रखा होगा या फिर बी एंड डी ओवरऑल डेप्थ दे रखा होगा। तो ओवरऑल डेप्थ अगर दे रखी होगी तो आप इफेक्टिव कवर को अज्यूम करिएगा, हमेशा क्लियर कवर मत अज्यूम करिएगा, सीधे सीधे इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, बॉटम से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस। जबकि क्लियर क्या होती है, क्लियर कवर होती है बॉटम फाइबर से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करती है उसके बॉटम ऑफ द रेनफोर्समेंट तक होती है। लेकिन ये क्या है, बॉटम से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट होती है। ठीक है, क्लियर कवर बॉटम ऑफ सेक्शन से लेके बॉटम ऑफ रेनफोर्समेंट तक होती है, जबकि जो इफेक्टिव कवर होता है वो हमारा होता है बॉटम ऑफ सेक्शन से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, ठीक है, आपके पास ये दो डिटेल दे रखी होगी और आपको एरिया ऑफ स्टील दे रखा होगा और मटेरियल की ग्रेड्स क्या होते हैं, जैसे M20 ग्रेड दे रखा कंक्रीट का, और आयरन के लिए हमेशा Fe वर्ड यूज़ करते हैं और कंक्रीट के लिए M वर्ड यूज़ करते हैं। तो M20 ग्रेड और Fe250 भी दे सकता है, Fe415 भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा। फिर आपकी बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, IS कोड में जाके टेबल नंबर 2.1 से, और जो टेबल नंबर 2.2 है IS 456/2000 से, वहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी की वैल्यूज़। ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये गिवन होंगी IS कोड में अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड अकॉर्डिंग टू स्टील। सॉरी डिस्टर्ब। हाँ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 2.1 और 2.2 टेबल से हम लोग ग्रेड के जो सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर m इजक्वल टू 281 से सिग्मा सी बी से हम लोग m की मॉडुलर रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम लोग यूज़ कर लेंगे न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला, m सिग्मा सी बी सी अपॉन का m सिग्मा सी बी सी प्लस का सिग्मा एस टी इंटू की d। इसमें हमें सारी चीज़ें पता हो, m हमने ऊपर से निकाल लिया, d हमें क्वेश्चन में दे रखा है, n सी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई, क्रिटिकल आ गई हमारे पास। तो हमें याद है हमने पिछली अभी बताया था क्या कि हमें एन ए इजक्वल टू एन सी है या फिर एन ए इज़ लेस देन एन सी है या फिर एन ए इज़ ग्रेटर देन एन सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोग अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी पता होनी चाहिए। वो कहाँ से निकालेंगे,
बी एन ए स्क्वायर बाई टू इजक्वल टू एम ए एस टी ब्रैकेट डी माइनस एन। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देख लेंगे इन तीन कंडीशंस में कौन सी कंडीशन फिलफिल हो रही है, क्योंकि हमारे पास एन सी भी आ गई है और एन ए भी आ गई है। इफ़ एन ए इज लेस देन या फिर एन ए इज इक्वल टू एन सी और एन ए इज ग्रेटर देन एन सी, तो जो कंडीशन फिलफिल होगी, अगर हमारे पास दोनों मतलब एन इज इक्वल टू एन सी है तो हम लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से, या हाफ एम आर इक्वल टू हाफ डी एन ए सिग्मा सी बी सी ब्रैकेट में डी माइनस एन बाई थ्री और सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एस टी ब्रैकेट डी माइनस एन बाई थ्री। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर एस टी दे रखा है तो हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एन ए इज लेस देन एन सी आता है तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होगा, m इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई थ्री। होता क्या है इस कंडीशन में, जब भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है उस कंडीशन में जो रेनफोर्समेंट होती है हमारी स्टील, उसकी स्ट्रेस अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है तो वो फेल होने लगती है। तो हम लोग इसकी लिमिट तक ही सेक्शन को डिज़ाइन कर पाएंगे कि सेक्शन में मेरा केवल इतना ही लोड सह पाएगा जब तक कि हमारी स्टील फेल नहीं होती। इसलिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन, नाम ही अंडर रेनफोर्स मतलब सेक्शन अंडर रेनफोर्स रह गया है, तो हमें यहाँ तक केवल डिज़ाइन करनी पड़ती। इसलिए हम लोग जो एम आर निकालते हैं वो ए एस टी की वजह से निकालते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो स्ट्रेस होती है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक कौन सी पहुँचती है, कॉन्क्रीट वाली नहीं, स्टील वाली अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाती है। कहने का मतलब है स्टील फेल होने लगती है। और इस केस में क्या होते हैं, आपको क्रैक्स दिखने लगते हैं बीम में जब भी बीम फेल होने वाली होती है, तो ये आपको एक साइन दे देता है कि बीम फेल होने वाली है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। जबकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम आर इक्वल टू हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन ए डी माइनस एन ए बाई थ्री। ये कॉम्पिटिशन के लिए आपको एक फ़ायदा रहेगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कौन लिमिट तक पहुंचता है और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कौन सी स्ट्रेस लिमिट तक पहुंचती है। तो ओवर रेनफोर्स में कौन सी पहुंचेगी, कॉन्क्रीट पहले पहुंच जाती है, मतलब स्टील नहीं फेल होती है क्योंकि सेक्शन ओवर रेनफोर्स है, सेक्शन में ज़्यादा स्टील पड़ी हुई है, सेक्शन ओवर रेनफोर्स होती है। इसमें कंक्रीट पहले फेल कर जाती है क्योंकि उसकी जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है पहले। ठीक है, तो इस क्या हुआ, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमारा एक तो अनइकोनॉमिकल हो गया क्योंकि ओवर रेनफोर्स है, दूसरी बात कि सडन फेल हो जाती है विदाउट गिविंग एनी साइन ऑफ फेलियर। कोई भी फेल होने से पहले कोई भी साइन नहीं देती है हमारी बीम ओवर रेनफोर्स सेक्शन में। इसलिए ज़्यादातर सेक्शन जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो या तो अंडर रेनफोर्स किए जाते हैं या फिर हमारा बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन किया जाता है। तो ये रहा पहला टाइप का क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से जो चीज़ें बी और डी दे रखा होगा हमें, उसके बाद हम लोग ए एस टी क्वेश्चन में दे रखी होगी हमें, और हम लोग सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी की वैल्यूज़ आई एस कोड से फाइंड आउट करते हैं। एम इक्वल टू 281 सिग्मा सी बी सी का फॉर्मूला लगाया, तुरंत फिर एन सी फॉर्मूला लगा दिया, एन सी निकाल लिया और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एन ए निकाल लिया, फिर इक्वेट कर लिया एन ए इज लेस देन एन ए इज इक्वल टू और एन ए इज ग्रेटर देन एन सी। इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है उसके हिसाब से केवल एम आर का तीन में से एक फॉर्मूला लगा देना कोई भी। ठीक है, यही दो फॉर्मूलेज हैं बेसिकली। देखिए आप एन ए इक्वल टू जो मैंने बोला था ना, दो ही फॉर्मूलेज हैं इन्हीं दोनों में से। अगर बैलेंस सेक्शन है दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, और अगर अंडर रेनफोर्स है तो हम लोग ए एस टी वाला लगाएंगे, और अगर ग्रेटर देन मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो हम लोग सिग्मा सी बी सी वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम आर इक्वल टू हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन ए ब्रैकेट में डी माइनस एन ए बाई थ्री। और ये याद रखिए यहाँ पे एन ए रखते हैं जब, ठीक है, एन सी नहीं रखेंगे। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है टू डिज़ाइन अ सेक्शन। जब भी डिज़ाइन करना होगा सेक्शन में तो हमें देखिए क्या क्या दे रखा होता है। क्वेश्चन में लोड दे रखा होता है, अगर लोड नहीं दे रखा तो बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा। अगर लोड दे रखा है तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे बेंडिंग मोमेंट का, क्या, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 फॉर्मूला लगा के बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। नहीं तो हमें क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट भी डायरेक्ट दे रखा होता है। ठीक है, तो अगर नहीं दे रखा बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में तो हमें लोड दे रखा होगा। अगर लोड नहीं दे रखा है तो हमें डायमेंशन दे रखी होगी भाई, किसकी, क्रॉस सेक्शन की। और डायमेंशंस के बाद आपको आरसीसी पढ़ रहे हैं तो आपको डेड लोड निकालना आना चाहिए। डेड लोड को ही सेल्फ वेट बोलते हैं। सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू की पर मीटर लेंथ और इंटू की डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट कोई डायमेंशन हमें दे रखी है, क्रॉस सेक्शन का एरिया 250 बाई 500, तो हमारा बी कितना है 250 और डी कितना है 500, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 इंटू 500 इंटू का 1 और इंटू की 25 कॉन्क्रीट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा लोड, और लोड आ जाएगा देन डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से मोमेंट आ जाएगा। फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोड दे रखा है तो भी आपको बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर लोड नहीं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बेंडिंग मूवमेंट दे रखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको डिज़ाइन करना होगा सेक्शन। ठीक है, और आपको एक चीज़ और दे रखी होगी, क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एंड स्टील दे रखा होगा कि कौन सा आपको ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करनी है
और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी यूज़ करनी है, और स्पैन ऑफ बीम दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि WL²/8 में L यूज़ हो रहा है, तो बीम की लेंथ कितनी रखी ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन ही होगा। ठीक है, अगर ग्रेड नहीं दे रखे होते कभी कभी तो आप ग्रेड अज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, स्टेप फाइनल क्या करते हैं, स्टेप क्या करते हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस हम लोग निकालते हैं, सिग्मा CBC और सिग्मा ST। कहाँ से? IS कोड, वो कहाँ से? टेबल नंबर 2.1 और टेबल नंबर 2.2 में आपको मिल जाएगी। और आप देखिएगा शायद पेज नंबर 81 IS कोड के और 82 पे पेज नंबर पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब आपने सिग्मा CBC सिग्मा ST आ गया तो दूसरी चीज़ हमें क्या आगे पता करनी होगी, हमें एक डेटा ज्यूम करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि B इज़ हाफ ऑफ डेप्थ तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम लोग हमेशा B को हाफ ऑफ डेप्थ मानते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, मतलब B इज इक्वल टू हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, ये अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। जब ये अज्यूम कर लिया तो ये दूसरा पोर्शन है कैलकुलेट सेल्फ वेट, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिलहाल अगर ये नहीं है तो ये, अगर आपको डायरेक्ट बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ये स्टेप को स्किप कर देंगे, आप इस स्टेप से आ जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी होगी क्या, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में, हाफ सिग्मा CBC B इंटू N इंटू D माइनस N/3। यहाँ पे क्या करेंगे आप, B को पॉइंट D के इक्वल में रखेंगे, पॉइंट D के, और जो N यूज़ है वो हमारा कौन सा है, NC, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे NC। और NC आप कैसे निकाल लेंगे, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST, M सिग्मा CBC इंटू का D, सॉरी मैं D लिखना भूल गया, यहाँ पे इंटू का D। तो कहने का मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में आपके पास क्या है, MR की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा CBC की वैल्यू आपको पता है, B आप पॉइंट D के बराबर रख लेंगे, N की वैल्यू आप NC के बराबर, M सिग्मा CBC, और M कहाँ से 280/3 सिग्मा CBC वाले से निकाल के वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से केवल D अननोन रहेगा, केवल D अननोन रहेगा, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू आ जाएगी तो B भी आ जाएगी, क्योंकि B हमने हाफ ऑफ डेप्थ मानी थी। जब ये आ जाएगी तो सीधे रेनफोर्समेंट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST D माइनस N/3। यहाँ MR की वैल्यू रख देंगे और AST यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ST जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी तो हम लोग इसको नंबर्स में चेंज कर देंगे। नंबर्स में कैसे, सपोज दैट हमारे पास कोई 500 mm² आई एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करनी है, और हमें एक सरिया का अपना पता होगा, अगर हम 16 mm की बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक सरिया का एरिया लगभग आता है 200, तो 500 mm प्रोवाइड करनी है, दैट मीन्स हम कितनी बार्स प्रोवाइड कर दें, लगभग 3 बार्स प्रोवाइड कर दें। तो बस इतना हमारा डिज़ाइन हो जाता है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इसका। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिज़ाइन अ RCC बीम ऑफ अ सेक्शन टू रजिस्ट मूवमेंट ऑफ 65 kN फॉर अ बैलेंस सेक्शन, एडॉप्ट M20 एंड Fe415 ग्रेड ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, MR दे रखा है 65 kN, B हमारे हमने अज्यूम किया कितना, B अज्यूम कर लिया हमने 0.5 D, ज़्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होता है। सिग्मा CBC और सिग्मा ST वैल्यूज हमने IS कोड से ले ली है, सिग्मा CBC 7, सिग्मा ST 230। M हमने निकाल लिया क्योंकि M यूज़ होगा कहाँ पे, जब हमारे पास NC निकालना होगा हमें, तो M हमारा 280/3 सिग्मा CBC 13.33 वैल्यू आ गई। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से याद रख लीजिए, मॉडल बेसिस की कोई यूनिट नहीं होती। MR का फॉर्मूला लगाया, MR में MR की वैल्यू हमने कितनी NA, इसके हमें NC यूज होगी तो NC हमने फाइंड आउट कर लिया, और NA हमारा NC के ही बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। NC हमारा हमने यहाँ पे निकाली, NC कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे NA लिख दिया मैंने गलती से, नहीं बैलेंस सेक्शन है, सॉरी ठीक है, NA और NC बराबर ही होंगी, कितनी है 173 हमारे पास आ गई NA। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले इस फॉर्मूले में। MR की वैल्यू रख देंगे 65 और 10⁶ है, क्योंकि वो क्वेश्चन में kN/m दे रखा है तो उसको हमने Nm में चेंज किया है। ठीक है, Nm में चेंज करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा। हाफ सिग्मा CBC की वैल्यू 7, B की वैल्यू 0.5 D, N की वैल्यू 173 जो अभी आई है, D की वैल्यू हमें फाइंड पता नहीं है, D माइनस 173.3 वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू आ जाएगी 530, 522 आया था, हमने इसको एग्जैक्ट कर लिया है, होल नंबर्स में RCC में कर लेते हैं लगभग फॉर कैलकुलेशन, और वैसे फील्ड में अगर आप जाएंगे तो नापने में आप 530 तक नापने में ईजी रहता है। B इक्वल टू कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ तो आ गई, इफेक्टिव कवर कितना दे देंगे, 40 दे दिया, 50 दे दिया, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो एक हमेशा के लिए आप एकेडमी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक फिक्स वैल्यू कर लीजिए कि आप इतना देंगे कि वो होल नंबर्स में आ जाए। तो हमने कितना किया, 530 था तो उसको हमने 40 प्रोवाइड कर दिया तो 570 आ गया, 570 हमारी ओवरऑल डेप्थ। तो हमारे पास सेक्शन डिजाइन हो गया भाई, क्यों, विड्थ कितनी आ गई 265 और ओवरऑल डेप्थ आ गई हमारे पास 570। अब इसमें क्या बचा, केवल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे
एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई 3। एम आर की वैल्यू पुट किया, सिग्मा एस टी की वैल्यू पुट किया, एन ए की वैल्यू पुट किया, ए एस टी आ गया कितना 593। अब इनको नंबर्स में चेंज कर देंगे। नंबर्स में कैसे, हमने प्रोवाइड किया 16 mm की डाया बार। सपोज हमने माना कि हम 16 mm की बार प्रोवाइड करेंगे सेक्शन में, 20 की भी कर सकते हैं आप, 12 की भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा प्रोवाइड करिएगा कि जो नंबर्स है वो 4, 5 ऐसे रहे, 6 से ज़्यादा ना हो पाए और 2 से कम ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ 16 mm की डाया प्रोवाइड किया, तो भाई 16 mm की एक बार है तो एक का एरिया कितना हो जाएगा π/4 इंटू 16 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार्स कितनी आ जाएंगे, टोटल एरिया हमें प्रोवाइड करना है 593। तो एक एरिया से डिवाइड कर दिया छोटी बार का, कितना π/4 16 से, कितनी बार्स आ गई 3 बार्स। तो ये हमारे पास डिजाइन बन जाती है सेक्शन की। विड्थ 265, ओवरऑल डेप्थ 530, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ 530, कितनी बार्स हैं तो 3 इंटू ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे लेते हैं मोमेंट रेशियो निकालने का। ये क्वेश्चन है, a beam of steel section is 300 meter wide, 300 mm wide, 650 mm deep, is reinforced with 4 bar of 32 mm diameter। ये डाया का साइन है, ये तो 5 आपको दिख रहा है, डाया का साइन है। विद इफेक्टिव कवर दे रखा है 50 mm का, यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। तो सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, जो चीज़ गिवन है क्या क्या बी डी दे रखा है, इफेक्टिव कवर दे रखा था तो इफेक्टिव डेप्थ आ गया 600। भाई देखिए ओवरऑल डेप्थ 650 दे रखा है, इफेक्टिव कवर 550 दे रखा है। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर कितना 600 mm आ गया। एसटी कितना दे रखा है, 4 बार्स दे रखी, कितने की 32 mm की। तो 4 बार्स इंटू कितने की, एक का एरिया कितना है π/4 इंटू 32 स्क्वायर, दैट मीन्स टोटल एरिया कितना दे रखा है AST 3216 सिग्मा CBC सिग्मा ST की वैल्यूज हमने आई स्कोर से निकाल ली। M की वैल्यू 13.33, M कहाँ से आया 280/3 सिग्मा CBC से। तो NC निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन बैलेंस है या फिर ओवर एनफोर्स है या फिर अंडर एनफोर्स है। उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें NA और NC, क्योंकि वहीं से तो चेक करते थे NA और NC। तो NC सबसे पहले निकाल लिया, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू D से। NC की वैल्यू आ गई 172। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाल देते, हाफ BNA स्क्वायर इक्वल टू MASTD माइनस NA। यहाँ से NA कितना आ गया 295, मतलब कि NA हमारा बड़ा हो गया है NC से, तो NA बड़ा हो गया, मैंने ऐसा लिख दिया NC इज लेस देन NA, या फिर हम लोग लिख सकते हैं NA इज ग्रेटर देन NC। तो NA बड़ा है हमारे पास, दैट मीन सेक्शन ओवर एनफोर्स हो गया। तो ओवर एनफोर्स के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कॉन्क्रीट के टर्म में हाफ सिग्मा CBC BNA D माइनस N/3। तो MR का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। और इतनी सिंपल सी ट्रेन, बस यही स्टेप्स आप फॉलो करिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, कभी कभी अंडर एनफोर्स भी आ सकता है, कभी कभी ओवर एनफोर्स भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आएगा आपको।